हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज यार्ड। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके के टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पे आधारित है और यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है बेरी, बी है रतौंधी, सी है स्कर्वी, डी है रिक्टेस। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रतौंधी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की मानक समय रेखा जो है कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, बी है आपका 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, सी है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और डी है आपका 85 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका महात्मा गांधी, बी है आपका भगत सिंह, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है आपका लाला लाजपत राय। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए है 3 महीना, बी है 6 महीना, सी है 9 महीना और डी है 1 साल। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 महीना का अंतराल होता है संसद के 2 सदनों के बीच। 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है। तो इसका सी 6 मंथ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है आपका कर्नाटक और डी है आपका केरल। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कथकली जो है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है थर्मामीटर, बी है बैरोमीटर, सी है हाइड्रोमीटर और डी है आपका लैक्टोमीटर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर, जो वायुमंडलीय दाब मापने का कार्य करता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, रामचरित मानस की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है वाल्मीकि, बी है सूरदास, सी है तुलसीदास और डी है कबीरदास। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो जो रामचरित मानस का रचना तुलसीदास ने किया था, तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कंचनजंगा, बी है आपका केटू, सी है आपका माउंट एवरेस्ट और डी है आपका लाहौत्से। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका सरोजिनी नायडू, बी है आपका प्रतिभा पाटिल, सी है इंदिरा गांधी और डी है आपका सुचिता कृपलानी। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वगाही रक्त समूह कौन सा है, यानी यूनिवर्सल रिसीवर जो है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ओ नेगेटिव, बी है आपका ए पॉजिटिव, सी है आपका ए बी पॉजिटिव और डी है आपका नेगेटिव, बी नेगेटिव सॉरी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए बी पॉजिटिव होता है, जो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, हल्दी घाटी का युद्ध 1556
मुख्य रूप से किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है बाबर और इब्राहिम लोदी, बी है आपका अकबर और महाराणा प्रताप, सी है आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी, और डी है आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो जो हल्दी घाटी का, एक तो ये डेट नोट करिएगा कि कब हुआ था, तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जो ये है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, यह 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। जो यह पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, यह 1526 में। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मीथेन और इथेन, बी है ब्यूटेन और प्रोपेन, सी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, डी है हीलियम और नियॉन। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। जो एलपीजी में गैस के मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो इसमें होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका चिल्का झील, बी है वूलर झील, सी है डल झील, और डी है आपका सांभर झील। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका वूलर झील। जो मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है भारत की, वह वूलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका महात्मा गांधी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है आपका बाल गंगाधर तिलक, और डी है आपका चंद्रशेखर आजाद। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक का। तो चलिए आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, जो यह स्लाइड का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका रुपया, बी है टाका, सी है दिनार, और डी है डॉलर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो बांग्लादेश का रुपया है, यह टाका है, करेंसी का नाम टाका है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी, बी है सतलुज नदी, सी है गंगा नदी, और डी है आपका कावेरी नदी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है उत्तराखंड, और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो टिहरी बांध है, यह उत्तराखंड में स्थित है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, बी है छत्तीसगढ़, सी है झारखंड, डी है पश्चिम बंगाल। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है उड़ीसा में स्थित है। जो हीराकुंड बांध है, यह उड़ीसा में स्थित है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। श्री सैलम बांध किस नदी पर बना है? आपका ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी नदी, बी है कृष्णा नदी, सी है तुंगभद्रा नदी, डी है पेन्नार नदी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। जो श्री सैलम बांध है, यह कृष्णा नदी पर बना है। तो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है तमिलनाडु, डी है कर्नाटक। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। जो नागार्जुन सागर बांध है, यह तेलंगाना में स्थित है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। मत्तूर बांध मुख्य रूप से किस राज्य में
संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में स्थित है। जो मत्तूर बांध मुख्य रूप से किस राज्य से बिलोंग करता है, तो यह कर्नाटक से बिलोंग करता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राजस्थान, बी है आंध्र प्रदेश, सी है आपका महाराष्ट्र और डी है आपका गुजरात। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजस्थान, सॉरी राजस्थान नहीं, क्योंकि सरदार सरोवर जो है यह गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। सो इस सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इदुक्की बांध किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक और डी है आपका आंध्र प्रदेश। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए केरल। जो इदुक्की है, यह इदुक्की बांध जो है यह केरल राज्य में स्थित है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, फरक्का बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिहार, बी है असम, सी है पश्चिम बंगाल और डी है ओडिशा। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है। तो ऑप्शन नंबर ए है बनास नदी, बी है आपका चंबल नदी, सी है आपका माही नदी और डी है आपका लूनी नदी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा जो राणा प्रताप सागर बांध है यह आपकी चंबल नदी पे बना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है, मयूराक्षी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, बी है पश्चिम बंगाल, सी है आपका बिहार और डी है आपका उड़ीसा। सॉरी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका झारखंड। जो ऑप्शन नंबर ए है वह करेक्ट आंसर है, यह झारखंड में स्थित है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है आपका आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी है महाराष्ट्र। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्नाटक, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। तो कर्नाटक राज्य में अलमट्टी बांध स्थित है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सॉरी भारत का जो सबसे लंबा बांध है यह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका भाखड़ा नांगल बांध, बी है टिहरी बांध और सी है हीराकुंड बांध और डी है नागार्जुन सागर बांध। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है यह किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सौर ऊर्जा, बी है पवन ऊर्जा, सी है जल विद्युत ऊर्जा और डी है आपका परमाणु ऊर्जा, जो कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत ऊर्जा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बांद्रडा बांध है यह किस राज्य में स्थित है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर आधिकारिक रूप से कब लागू हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल 2017, बी है आपका 1 जुलाई 2017, सी है 15 अगस्त 2017 और डी है आपका 1 जनवरी 2018। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है,
भारतीय जीएसटी का मॉडल किस देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अमेरिका, बी है आपका कनाडा, सी है आपका फ्रांस और डी है आपका रूस। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो ये कनाडा मॉडल पे आधारित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सॉरी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है आपका बिहार, सी है आपका तेलंगाना और डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए असम। जो असम है यह जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है महाराष्ट्र और सी है तेलंगाना और डी है आपका गुजरात। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, जो ये जीएसटी लागू करने वाला राज्य है यह तेलंगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य है वह आपका है असम। यह जरूर कन्फ्यूजन करने वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट को नोट करिएगा और याद रखिएगा। सो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है। किस समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है नरसिम्हन समिति, बी है विजय केलकर समिति, सी है वर्मा समिति और डी है चेल्लैया समिति। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जो है जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है असीम दास गुप्ता, बी है अमित मित्रा, सी है निर्मला सीतारमण और डी है आपका मनमोहन सिंह। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए असीम दास गुप्ता जो है जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष थे। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 246 ए, बी है अनुच्छेद 279 ए, सी है आपका अनुच्छेद 280 और डी है आपका अनुच्छेद 370। तो चलिए आपका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 279 ए के तहत जो है यह जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। तो आर्टिकल 279 यह जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। जीएसटी बिल किस संवैधानिक संशोधन विधेयक के तहत संसद में पेश किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 101वां, बी है आपका 122वां, सी है आपका 115वां और डी है आपका 120वां। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 122वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत इसे संसद में पेश किया गया था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। यह जीएसटी भारत में किस संविधान अधिनियम यानी एक्ट के तहत लागू किया गया था? तो ये दोनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, यह मोस्ट कन्फ्यूजिंग है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो यह जीएसटी भारत में किस संविधान अधिनियम एक्ट के तहत लागू किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 100वां अधिनियम, बी है आपका 101वां अधिनियम, सी है आपका 102वां अधिनियम और डी है आपका 103वां अधिनियम। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 101, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो 101वां अधिनियम के तहत लागू किया गया था और संसद में को 122वां संविधान संशोधन जो है विधेयक के तहत पेश किया गया था। तो इसे क्वेश्चन नंबर 8 का 122वां याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो है किस अधिनियम के तहत लागू किया गया, तो यह 101। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है आपका कोलकाता,
सी है चेन्नई और डी है आपका दिल्ली। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रधानमंत्री, बी है भारत के वित्त मंत्री, सी है आपका आरबीआई गवर्नर और डी है आपका कैबिनेट सचिव। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत के वित्त मंत्री जो होते हैं यह जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान में दुनिया के लगभग कितने देशों में जीएसटी प्रणाली को अपनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 120, बी है 140, सी है 160 और डी है 180। तो मैं आपको बता दूं, जो करंट में वर्तमान में 160 देशों ने जीएसटी प्रणाली को अपनाया है और 160 देश, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, बी है आपका जर्मनी, सी है आपका फ्रांस और डी है आपका ब्रिटेन। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। और कहाँ से लिया गया था जीएसटी का प्रारूप, मॉडल कहाँ से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। और विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? तो यह फ्रांस है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है, जीएसटी के मुख्य रूप से कितने भाग यानी प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3, सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है जनरल स्लैब टैक्स, बी है गुड एंड सर्विस टैक्स, सी है गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, डी है आपका ग्लोबल सेल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुड एंड सर्विस टैक्स है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वह सही है। तो सोचिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है रेड क्लिफ रेखा, बी है आपका मैकमोहन रेखा, सी है डुरंड रेखा और डी है हिडनबर्ग रेखा। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो यह मैकमोहन रेखा है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है रेड क्लिफ रेखा, बी है मैकमोहन रेखा, सी है मैगिनॉट रेखा और डी है आपका 38वीं समांतर रेखा। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ रेखा। ये जो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करता है ये रेड क्लिफ रेखा है। सो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है हिडनबर्ग रेखा, बी है आपका डुरंड रेखा, सी है 24वीं समांतर रेखा और डी है आपकी 17वीं समांतर रेखा। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो यह डुरंड लाइन है जो कि डिवाइड करता है। सो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह कौन सा चैनल अलग करता है, उसे कौन सा चैनल अलग करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 8 डिग्री चैनल, बी है आपका 9 डिग्री चैनल, सी है आपका 10 डिग्री चैनल और डी है आपका डक्कन पास। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है यह 10 डिग्री जो चैनल है यह अलग करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, मिनिकॉय द्वीप जो है और मालदीव के बीच कौन सा चैनल स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है 8 डिग्री, बी है आपका 9 डिग्री, सी है आपका 10 डिग्री
और डी है आपका मन्नार की खाड़ी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल जो है इसे अलग करता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा का निर्धारण है कौन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 38वीं समांतर रेखा, बी है 49वीं समांतर रेखा, सी है 17वीं समांतर रेखा, डी है आपका डूरंट रेखा। तो चलिए इसका सही उत्तर देख रहे हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 49वीं समांतर रेखा जो है यह अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 24वीं समांतर रेखा, बी है आपका 38वीं समांतर रेखा, सी है आपका मैगिनॉट रेखा, डी है हिडनबर्ग रेखा। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 38वीं समांतर रेखा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत और श्रीलंका के बीच क्या स्थित है। जो भारत और श्रीलंका को डिवाइड करता है यह कौन सी रेखा है। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए है पाक जलडमरू मध्य, बी है मन्नार की खाड़ी, सी है उपयुक्त दोनों, और डी है आपका 8 डिग्री चैनल। सो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बोथ, जो ए एंड बी है, क्योंकि पाक जल डमरू मध्य भी इसे अलग करता है और मन्नार की खाड़ी खाड़ी भी अलग करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एंड ए जो होगा ये बोथ होगा, उपयुक्त दोनों। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो डिवाइड करने का कार्य करता है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी भी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। फ्रांस और जर्मनी के बीच की रक्षा रेखा को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका हिडनबर्ग रेखा, बी है मैगिनॉट रेखा, सी है डूरंट रेखा, और डी है 17वीं समांतर रेखा। तो चलिए आपका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैगिनॉट रेखा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। जर्मनी और पोलैंड जो है के बीच का सीमा रेखा का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है मैकमोहन रेखा, बी है हिडनबर्ग रेखा, सी है रेडक्लिफ रेखा, डी है मैगिनॉट रेखा। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिडनबर्ग रेखा। जो मैकमोहन रेखा है यह भारत और चीन के बीच स्थित है, और रेडक्लिफ है जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, और मैग्नॉट जो रेखा है यह जो है ऑप्शन फ्रांस और जर्मनी के बीच का रेखा का निर्धारण करता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच क्या स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है डक्कन पास, बी है पिट चैनल, सी है 10 डिग्री चैनल, और डी है आपका 9 डिग्री चैनल। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो डक्कन पास है यह दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कच्छ क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा विवादित है। जो आपका कच्छ क्षेत्र है यह भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा विवादित है। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए है 17वीं समांतर रेखा, बी है 24वीं समांतर रेखा, सी है 38वीं समांतर रेखा, और डी है डक्कन पात। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24वीं जो समांतर रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ जो जोन है उस क्षेत्र में विवादित रेखा है। तो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 8 मार्च, बी है 10 मार्च, सी है 5 मार्च, और डी है आपका 12 मार्च। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है यह 8 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त, बी है आपका 26 जनवरी, सी है आपका 2 अक्टूबर, और डी है आपका
26 नवंबर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो 26 नवंबर को हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी, बी है आपका 15 अगस्त, सी है आपका 14 अगस्त और डी है आपका 30 जनवरी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो स्वतंत्रता दिवस होता है यह हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 5 सितंबर, बी है आपका 14 नवंबर, सी है आपका 5 अक्टूबर, डी है आपका 11 नवंबर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो शिक्षक दिवस होता है यह 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 30 जनवरी, बी है आपका 14 नवंबर, सी है आपका 2 अक्टूबर और डी है आपका 15 अगस्त। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 22 अप्रैल, बी है आपका 5 जून, सी है आपका 16 सितंबर और डी है आपका 11 जुलाई। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह जो है यह 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो है बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 14 नवंबर, बी है आपका 20 नवंबर, सी है आपका 5 सितंबर और डी है आपका 24 जनवरी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 14 नवंबर। जो बाल दिवस है यह 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 21 मार्च, बी है 21 जून, सी है आपका 21 सितंबर और डी है आपका 21 दिसंबर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 21 जून, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 7 अप्रैल, बी है 1 मई, सी है आपका 24 मार्च और डी है 1 दिसंबर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 7 अप्रैल। विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है यह 7 अप्रैल 1948 यानी WHO की स्थापना हुई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी, बी है आपका 15 अगस्त, सी है आपका 26 नवंबर और डी है आपका 9 दिसंबर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जो 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं कि क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 26 नवंबर। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। किसान दिवस हम कब मनाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 23 दिसंबर, बी है 2 अक्टूबर, सी है 15 जनवरी और डी है आपका 1 जुलाई। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर। जो किसान दिवस है यह 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। जो प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 22 मार्च, बी है 22 अप्रैल, सी है 22 मई और डी है आपका 16 सितंबर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च। जो विश्व जल दिवस है यह हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1 मई, बी है 8 मार्च, सी है
10 दिसंबर और डी है आपका 15 अगस्त। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक डे यानी लेबर डे जो है यह 1 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 28 फरवरी, बी है 11 मई, सी है आपका 10 नवंबर और डी है आपका 4 दिसंबर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह 28 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 14 सितंबर, बी है आपका 10 जनवरी, सी है आपका 21 फरवरी और डी है आपका 26 जनवरी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 सितंबर हिंदी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है। गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, बी है मुंशी प्रेमचंद, सी है मैथिली शरण गुप्त और डी है सुमित्रानंद पंत। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जो गोदान है उसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है इसके लेखक कौन है? जो इंडिया विंग्स फ्रीडम है इसके लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है। प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है वह जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका विक्रम सेठ, बी है खुशवंत सिंह, सी है अमिताभ घोष, डी है अरुंधति राय। तो मैं बता दूं आपको ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 5। द गाइड पुस्तक निम्नलिखित में किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मुल्क राज आनंद, बी है राजा राव, सी है आर के नारायण, डी है चेतन भगत। तो मैं बता दूं आपको द गाइड जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आर के नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है। वी द पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है नानी पालखीवाला, बी है सोली सोराबजी, सी है आपका J.R.D. टाटा, डी है खुशवंत सिंह। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा वी द जो पीपल है इसका लेखक है ऑप्शन नानी पालखीवाला। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अनआर्म्ड ट्रूथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है अमीश त्रिपाठी, बी है सत्यार्थ नायक, सी है देवदत्त पटनायक, डी है अश्विनी सांघी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका जो है अनआर्म्ड ट्रूथ जो है यह सत्यार्थ नायक ऑप्शन नंबर बी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, सी है APJ अब्दुल कलाम और डी है प्रणब मुखर्जी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो जो इग्नाइटेड माइंड्स बुक है यह
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा हुआ बुक है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो चलिए आपके स्क्रीन पे आपका अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 9 है, एनीथिंग बट खामोश किसकी जीवनी है? तो ऑप्शन नंबर ए है अमिताभ बच्चन, बी है शत्रुघ्न सिन्हा, सी है राज कपूर, डी है दिलीप कुमार। तो मैं बता दूं आपको जो एनीथिंग बट खामोश है यह शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन भारतीय पुस्तक जो पंचतंत्र है की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कालिदास, बी है चाणक्य, सी है विष्णु शर्मा, डी है बाणभट्ट। तो चलिए इसका सही उत्तर देते हैं क्या होगा। तो जो पंचतंत्र है यह विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया बुक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। सो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है आपका महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न जो है, किस महापुरुष को लौह पुरुष कहा जाता है यानी आयरन मैन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह, बी है लाला लाजपत राय, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है आपका दादा भाई नौरोजी। तो मैं बता दूं आपको आयरन मैन के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का कोकिला यानी किसे कहा जाता है? जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी, बी है सरोजिनी नायडू, सी है लता मंगेशकर और डी है मदर टेरेसा। तो मैं बता दूं भारत की कोकिला जो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन प्रसिद्ध है, किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नौरोजी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है राजा राम मोहन राय और डी है आपका सी राजगोपालचारी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह, बी है लाला लाजपत राय, सी है रणजीत सिंह और डी है चंद्रशेखर आजाद। तो मैं बता दूं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का उपनाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, लोकमान्य तिलक की उपाधि यानी लोकमान्य की उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है चित्तरंजन दास, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो मैं बता दूं लोकमान्य तिलक जो लोकमान्य की उपाधि दिया गया बाल गंगाधर तिलक को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, नेताजी के नाम से कौन लोकप्रिय हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह, बी है चंद्रशेखर आजाद, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं बता दूं नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। तो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, चाचा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है लाल बहादुर शास्त्री, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है गुलजारी लाल नंदा। तो चलिए आपका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो चाचा नेहरू के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। तो चाचा नेहरू यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, चित्तरंजन दास को किस प्रसिद्ध उपनाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है दीनबंधु, बी है आपका देशबंधु, सी है बंगबंधु, डी है राजश्री। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो मैं बता दूं चित्तरंजन दास को जो
दीनबंधु के नाम से, प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो शहीदे ए आजम का खिताब किन्हें दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है उधम सिंह, बी है सुखदेव, सी है भगत सिंह, डी है राजगुरु। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा जो शहीद ए आजम का खिताब भगत सिंह को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मिसाइल मैन कौन कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है होमी जहांगीर भाभा, बी है विक्रम साराभाई, सी है एपीजे अब्दुल कलाम और डी है सतीश धवन। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के अलावा और क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है महामन्ना, बी है विश्व कवि, सी है बापू और डी है राजा जी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको, रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है स्क्रीन पे, किस नेता को राजा जी के नाम से पुकारा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सी राजगोपालचारी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है लाला लाजपत राय। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो मैं बता दूं आपको, राजा जी के नाम से सी राजगोपालचारी को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है, तो गुरुदेव। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो है भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विवेकानंद, बी है दयानंद सरस्वती, सी है आपका राजा राम मोहन राय और डी है केशव चंद्र सेन। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक मैं बता दूं राजा राम मोहन राय जो हैं, इन्हें माना जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत की आयरन लेडी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सरोजिनी नायडू, बी है इंदिरा गांधी, सी है प्रतिभा पाटिल, डी है आपका सुषमा स्वराज। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मैन ऑफ पीस यानी शांति पुरुष किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लाल बहादुर शास्त्री, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है मोरारजी देसाई। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो मैं बता दूं आपको, मैन ऑफ पीस यानी शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, किन्हें भारत के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका तुलसीदास, बी है कालिदास, सी है कबीर और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत का शेक्सपियर के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो कालिदास को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किन्हें पूजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान का जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त, बी है 26 जनवरी, सी है 2 अक्टूबर, डी है आपका 28 फरवरी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा, जो भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी, बी है 14 अगस्त, सी है 15 अगस्त और डी है 30 जनवरी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा, जो स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है यह 15 अगस्त को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से याद रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर, बी है आपका 14 नवंबर, सी है 5 सितंबर और डी है 30 जनवरी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर। गांधी जयंती कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 14 जनवरी, बी है 28 फरवरी, सी है 11 नवंबर, डी है 5 जून। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है यह आपका 28 फरवरी को किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 8 मार्च, आपका बी है 21 जनवरी, सी है 24 जनवरी, डी है 12 जनवरी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट किया जाता है यह 24 जनवरी को किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 8 मार्च, बी है 13 फरवरी, सी है 24 जनवरी, डी है 10 दिसंबर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं बता दूं यह जो है 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 5 सितंबर, बी है आपका 11 नवंबर, सी है 12 जनवरी और डी है 23 दिसंबर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा, जो शिक्षा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है यह 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 22 अप्रैल, बी है आपका 5 जून, सी है 16 सितंबर और डी है 21 जून। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है यह 5 जून को किया जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 सितंबर, बी है 15 अगस्त, सी है 10 जनवरी और डी है आपका 25 जनवरी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा 1 सितंबर। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है वह 1 सितंबर को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 12 अगस्त, आपका बी है 12 जनवरी, सी है 23 जनवरी, डी है 31 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय युवा दिवस यह किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा 12 जनवरी। जो राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है यह 12 जनवरी को किया जाता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 29 अगस्त, बी है 29 जुलाई, सी है 15 अगस्त और डी है 23 दिसंबर। तो मैं बता दूं राष्ट्रीय खेल दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है यह 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, 11 हो गया है और 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 7 अप्रैल, बी है 1 मई, सी है 7 जून, डी है 1 दिसंबर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है यह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर, बी है 23 सितंबर, सी है 26 नवंबर, डी है 15 जनवरी।
तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। जो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 दिसंबर। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 21 मई, बी है 21 जून, सी है 21 जुलाई, डी है 21 अगस्त। तो चलिए आपका सही उत्तर देखते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 21 जून को है योग दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 24 जनवरी, बी है 25 जनवरी, सी है 26 जनवरी, डी है 15 अगस्त। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो मैं बता दूं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यह 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, राफेल नडाल, बी है कार्लोस अल्कराज, सी है रोजर फेडरर और डी है नोवाक जोकोविच। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा, जो इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं यह कार्लोस अल्कराज हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। वनएट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए है हरमनप्रीत कौर, बी है मिताली राज, सी है स्मृति मंदाना और डी है शेफाली राज। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो मैं बता दूं, वनएट के जो है स्मृति मंदाना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के ग्लोबल एम्बेसडर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लैका ब्लाशिक, बी है पीटी उषा, सी है हुसैन बोल्ट, डी है मैरी कॉम। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको, वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के ग्लोबल एम्बेसडर जो है यह है ब्लैका ब्लाशिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इसको जरूर देखिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा तो ये आपके दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राष्ट्रीय जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है सॉरी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है अमिताभ बच्चन, बी है सुदर्शन पटनायक, सी है अक्षय कुमार, डी है सचिन तेंदुलकर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो मैं बता दूं आपका को कि जो राष्ट्रीय जनगणना 2027 है, ये इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सुदर्शन पटनायक को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन पटनायक। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो भीम यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है विराट कोहली, बी है महेंद्र सिंह धोनी, सी है रोहित शर्मा, डी है हार्दिक पांड्या। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो मैं बता दूं आपको, भीम यूपीआई को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो महेंद्र सिंह धोनी MS धोनी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भीम यूपीआई का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो महेंद्र सिंह धोनी को। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। सिटी यूनियन बैंक के सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका चितेश्वर पुजारा, बी है रविंद्र जडेजा, सी है अंजिके रहाणे, डी है KL राहुल। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। जो सिटी यूनियन बैंक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर, तो रविंद्र जडेजा हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है गौतम गंभीर, बी है शिखर धवन, सी है ऋषभ पंत, डी है विजेंद्र सिंह। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो दिल्ली खेल महाकुंभ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं यह शिखर धवन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिखर धवन। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है सचिन तेंदुलकर, बी है महेंद्र सिंह धोनी,
सी है युवराज सिंह, डी है सौरव गांगुली। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो जो बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 जो है गुडविल, इसका ब्रांड एम्बेसडर ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है, न्यू बैलेंस के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आलिया भट्ट, बी है जानवी कपूर, सी है सारा अली खान और डी है किरण अडवाणी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा जानवी कपूर, जो बनी है न्यू बैलेंस के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्मृति मंदाना, बी है हरमनप्रीत कौर, सी है दीप्ति शर्मा और डी है मिताली राज। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा हरमनप्रीत कौर, जो पीएनबी है यानी पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर हैं। तो चलिए इसका आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट के किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है नयनतारा, बी है कीर्ति सुरेश, सी है रश्मिका मंदाना, डी है समांथा। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृति सुरेश को इसका एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया। तो कृति सुरेश। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कृति सुरेश। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का 2026 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना 99.9% है। तो ऑप्शन नंबर ए है रोहित शर्मा, बी है विराट कोहली, सी है हार्दिक पांड्या, डी है जसप्रीत बुमराह। तो याद रखिएगा रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है बबीता फोगाट, बी है शेफाली वर्मा, सी है साक्षी मलक, डी है साइना नेहवाल। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेफाली वर्मा को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है सुनील छेत्री, बी है संजू सैमसन, सी है MS धोनी, डी है रणवीर सिंह। तो मैं बता दूं इंग्लिश जो प्रीमियर लीग है इसका ब्रांड एम्बेसडर भारत के लिए संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आलिया भट्ट, बी है आपका दीपिका पादुकोण, सी है कैटरीना कैफ, डी है प्रियंका चोपड़ा। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, विकसित भारत यानी ब्लिडथॉन जो है 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है शुभांशु शुक्ला, बी है S सोमनाथ, सी है गगन यान क्रू और डी है अजीत डोभाल। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। जो तो मैं बता दूं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो विकसित भारत जो है ब्लिडथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जो है शुभांशु शुक्ला। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, जो लेविस जो है यानी लिवाइस का जो ब्रांड एम्बेसडर किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है दीपिका पादुकोण, बी है आलिया भट्ट, सी है करीना कपूर और डी है कृति सेनन। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर बी, लिवाइस का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आलिया भट्ट। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है जी साथियाना, बी है अंचता शरद कमल, सी है मनिका बात्रा, डी है श्रीजा अकुला। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंचत जो शरद कमल हैं, ये हैं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर।
तो चलिए आपका अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 19 है। यह जो स्केचर्स आता है, स्केचर्स जो ब्रांड है, ये इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है जसप्रीत बुमराह, बी है मोहम्मद सिराज, सी है शुभमन गिल और डी है विराट कोहली। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो मैं बता दूं इसका ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1930, बी है 1942, सी है 1920 और डी है 1947। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1920, बी है 1930, सी है 1942 और डी है 1919। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुई थी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस आंदोलन से जुड़ा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है असहयोग आंदोलन, बी है रॉलेट एक्ट, सी है खिलाफत आंदोलन और डी है स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो जलियांवाला बाग है रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ है। और मैं बता दूं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो 13 अप्रैल, नोट करिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। इसमें एक पॉइंट 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1905, बी है 1911, सी है 1919 और डी है 1922। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में शुरू हुआ था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, सी है लाला लाजपत राय और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं बता दूं आपको बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है किसानों की समस्या से, बी है मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा से, सी है मजदूर संघ और डी है अछूत द्वार से। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुसलमानों की धार्मिक अधिकारों की रक्षा से खिलाफत जो आंदोलन है यह संबंधित है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था? जो दांडी यात्रा है यह कहाँ से शुरू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है दांडी से, बी है साबरमती आश्रम से, सी है चंपारण से और डी है खेड़ा से। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा साबरमती आश्रम। दांडी यात्रा जो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। और मैं बता दूं यह 1930, पॉइंट नोट करिएगा कब हुआ थी, 1930, जो कि एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए है काकोरी कांड, बी है लाहौर षड्यंत्र केस, सी है मेरठ केस और डी है असेंबली बम कांड। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो भगत सिंह को फांसी दिया गया था यह लाहौर षड्यंत्र केस में दिया गया था। तो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर ए है नमक कर, बी है नील की खेती, सी है लगान माफी और डी है मिल मजदूरी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो ये चंपारण सत्याग्रह है तिनकठिया प्रथा यानी नील की खेती से संबंधित था। और
चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी है विट्ठल भाई पटेल। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो मैं बता दूं, बारडोली सत्याग्रह जो हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है असहयोग आंदोलन, बी है स्वदेशी आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, और डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 12 मार्च 1930, बी है 6 अप्रैल 1930, सी है 26 जनवरी 1930, और डी है आपका 15 अगस्त 1947। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो मैं बता दूं आपको, नमक सत्याग्रह, अभी उसमें एक क्वेश्चन आया था, नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो जिसका करेक्ट आंसर था साबरमती आश्रम। और नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 12 अप्रैल, जो 12 मार्च 1930 है, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है बंगाल, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है पंजाब, सी है बंगाल, और डी है मद्रास। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो अनुशीलन समिति है, इसकी स्थापना कहाँ से हुई थी? तो बंगाल से हुई थी।